देश में कोरोना के मामले तेजी से गिरने लगे हैं और उसके साथ ही कई राज्यों में कोरोना को लेकर अब तस्वीर साफ होने लगी है। बातचीत करेंगे डॉक्टर अंशुल वार्ष्णेय हमारे साथ हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार। सर, और क्या माना पंजाब जाए, केसरी का अचानक पीक जिस तरह से नीचे जाने लगा है, पीक डाउन होने लगा है, एक अच्छा संकेत है या सिर्फ ये एक ट्रैप है कोरोना का? हमको अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि आप अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये पीक डेफिनेटली डाउन गई है। उसका रीजन लॉकडाउन भी है और उसका रीजन ये भी है कि बहुत लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो हो सकता है पीक इसलिए भी डाउन हो रही हो। असली तो तब मालूम पड़ेगा जब लॉकडाउन खुलेगा। अब लॉकडाउन खुलते ही आपने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग ये सब करना बंद कर दिया तो फिर एक नई पीक आ जाएगी। सर, लेकिन डेथ केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि कल तो रिकॉर्ड बन गया है मौत का। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि किस तरह के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्यों इनकी मौत हो रही है? जबकि अब तो बेड्स भी कम है, खाली है, वेंटिलेटर्स भी खाली दिख रहे हैं जगह जगह, के बावजूद हम बचा क्यों नहीं पा रहे पेशेंट्स को? मुकेश जी, अगर हम इस चीज को थोड़ा विश्लेषण करके देखें तो ये जो कोविड का जो सेकंड पीक आई थी लगभग एक महीने के आसपास हो गया ऐसे चलते हुए। तो जो लोग उस समय पे ज्यादा बीमार हुए थे और आईसीयू पहुंचे थे, उनमें से काफी लोगों की उस समय पे मृत्यु हो गई और कुछ लोग जो बहुत लंबे समय से वेंटिलेटर की स्टेज पे थे, अब उन लोगों को धीरे धीरे मृत्यु हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबको हो रहा है। वो कुछ कुछ पेशेंट जो सिक उस समय थे, काफी दिनों से हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में उनको बचाया जा रहा था, वो सब समय के साथ नहीं बच पा रहे हैं। तो उसका कारण केवल इतना है कि जो ये वायरस है इसका प्रोलॉन्ग पीरियड है, लंबा समय तक ये काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, आसानी से नहीं जाता है। तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। आज की तारीख में हमारे पास हर तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हमने सब कुछ करके देख लिया। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन है, जैसे कि डायबिटिक्स, कैंसर पेशेंट्स, ठीक है, ओल्ड एज, एचआईवी वाले, इन सबको बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि वैक्सीन को लेकर लोगों में काफी सवाल, जद्दोजहद है। जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली उनको पहले ये था कि शायद अगले महीने दूसरी डोज लग जाएगी, लेकिन जिस तरह से गैप बढ़ाया गया है खासतौर पर कोविशील्ड को लेकर, ऐसे में जानना चाहते हैं कि किसी को अगर अभी वैक्सीन लगी है और दूसरी वैक्सीन में लगभग 2 महीने या उससे ऊपर का गैप है, तो क्या पहली डोज असर करेगी? सबसे पहले एक चीज को आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों को अभी हाल फिलहाल में कोविड हुआ है वो वैक्सीन लगवाने ना जाए, क्योंकि वो वैक्सीन उनके लिए कोई काम की नहीं है, क्योंकि उनको असली वैक्सीन वायरस के फॉर्म में लग गई है। कहने का मतलब है जो उनको वायरस का इन्फेक्शन हुआ वो एक तरीके की फर्स्ट डोज हो गई। तो अब वो उस वैक्सीन को लगवाने मत जाए, वो सेकंड डोज के लिए जाएं, चाहे वो 2 महीने के बाद जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इतने दिनों से हम जो स्टडीज देख रहे हैं उससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि वैक्सीन को अगर हम 2 महीने के बाद लें तो इनफैक्ट उसकी जो क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वैक्सीन को 2 महीने बाद ही कायदे में लेना चाहिए। पहले तो लेकिन जैसे सर, जैसे गवर्नमेंट अंशुल जी, जिस देश की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, जहाँ की रिसर्च को आधार बनाया गया है, उस देश ने तो खुद टाइम फिर से कम कर दिया है। वो तो कह रहे कि जो लॉजिस्टिक समस्या थी उसको देखते हुए टाइम फ्रेम बढ़ाया गया था। अब चूंकि वो सब दिक्कतें दूर हो गई है, इसलिए फिर से पुराने टाइम मोड पर आ गए हैं कंट्रीज। बात ठीक कही है आपने मुकेश जी, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि हमारे पास वैक्सीन कम है, जनता ज्यादा है, अगर हम एक एक डोज भी सबको दे देते हैं उन्हें कुछ प्रोटेक्शन तो मिलेगी। जी मैं ये नहीं कहता फुल प्रोटेक्शन मिलेगी, पर कुछ प्रोटेक्शन तो मिलेगी। तो क्यों ना पहले सबको कवर कर लिया जाए, इंस्टेड के एक आदमी को आपने फुल प्रोटेक्शन दे दी और एक को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं। ठीक है, ये वही वाली बात होगी कि अमीर तो अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब करेगा। मतलब सबको बचाना जरूरी है, इसलिए अगर एक डोज भी मिल जाती है तो हम काफी हद तक सेफ कर। क्योंकि हम लोग इतने दिनों से अपने पेशेंट्स के अंदर नोट कर रहे हैं कि जिन पेशेंट को माइल्ड सिम्टम आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि भाई आपको क्या वैक्सीन लगी हुई थी? कि हाँ जी, एक डोज लगवाई हुई थी मैंने। तो उनको माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं। भाई ये नहीं कह रहा कि ये यूनिवर्सल रूल है, पर बहुत सारे लोगों को बहुत एक वैक्सीन के बाद भी सिम्टम्स माइल्ड हो रहे हैं। तो क्यों ना सबको पहले एक वैक्सीन मिल जाए। डॉक्टर साहब, प्लाज्मा को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से अब नई गाइडलाइन आई है कि ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा जरूरी नहीं है, जबकि पिछले 1 साल से भी ऊपर का समय हो गया हम देखते आ रहे हैं कि प्लाज्मा की बड़ी मारामारी रहती है, लोग डोनेट करने जाते हैं। अब अचानक सरकार ने इस तरह की गाइडलाइन जारी की, कि पीछे मुख्य वजह क्या होगी? सर देखिए, कोरोना हम सबके लिए एक नया वायरस है। हम हर दिन कुछ सीखते आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी, साइंटिस्ट भी, आप लोग भी, सब लोग। ठीक है, तो प्लाज्मा एक थेरेपी निकली थी कि शायद इससे बड़ी हेल्प हो जाए, पर विद द कोर्स ऑफ टाइम 1 साल में हमने जो प्लाज्मा दिया लोगों को
उससे ये बहुत लोगों के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ लोगों के जीरो एक्सपीरियंसेस हैं। तो जितनी वो प्लाज्मा से हाई तौबा मची हुई है कि प्लाज्मा नहीं मिल रहा, ए का प्लाज्मा चाहिए, बी का प्लाज्मा चाहिए, ओ का प्लाज्मा चाहिए, उससे उतना बेनिफिट नहीं मिलता। तो अगर किसी को शुरू के 5-7 दिन के अंदर प्लाज्मा मिल जाए तो वो बेनिफिशियल है, लेटर स्टेटमेंट नहीं है। पर क्या 5-7 दिन के अंदर हर पेशेंट आईसीयू पहुंच जाता है? नहीं, मोस्टली तो बिल्कुल। 7वें दिन के बाद पहुंचते हैं। तो जब 7वें दिन के बाद आप आईसीयू पहुंचे तो वहां आपको प्लाज्मा के लिए भगड़ तबड़ कराने से कोई फायदा नहीं हुआ। प्लाज्मा की इसलिए गवर्नमेंट ने उस चीज को हटा दिया आज कि भाई ये प्लाज्मा को आप हटा ही दो गाइडलाइन से। तो आज जो गाइडलाइन आई है उसके अंदर भी यही है कि प्लाज्मा को हटा दिया उन्होंने बिल्कुल। जी सर, एक सवाल ये है कि कोरोना महामारी के दूसरे फेज में ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा आतंक देखा जा रहा है। देश भर के कई स्टेट्स के इसकी चपेट में आए हैं, कुछ लोगों की मौत भी हुई है, आंखों की रोशनी भी गई है। जानना चाहेंगे कि एक ब्लैक फंगस क्या है, क्योंकि जो लोग कोविड से रिकवर होके आए हैं उनके दिमाग में नई टेंशन आ गई है कि हम ठीक तो हो गए हैं लेकिन पता चले हमको बीमारी ना लग जाए। पहले तो यही जानना चाहेंगे आखिर है क्या ये। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस जिसको हम ब्लैक फंगस बोलते हैं, वो एक फंगस है जो नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट पहले भी रहती थी, आज भी रहती है और आगे भी रहेगी। वो हमारी मिट्टी में, पानी में, बहुत जगहों पे प्रेजेंट है। वो ऐसे आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाती। परंतु यदि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी एकदम से डाउन हो जाए किसी भी कारण से, चाहे आपको कैंसर की वजह से हो जाए, चाहे एचआईवी की वजह से, चाहे अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से, तो वो आपके ऊपर अटैक कर देती है। अब ब्लैक फंगस का जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कोविड पेशेंट्स में, वो इसलिए आ रही है क्योंकि कोविड के अंदर जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है मॉडरेट टू सीवियर केसेस में, वो स्टेरॉइड्स है। और आप पिछले 1 साल की गाइडलाइंस को देखें, सब कुछ बदल गया, सब हटा दिया, पर स्टेरॉइड नहीं हटा। तो इसलिए नहीं हटा क्योंकि स्टेरॉइड्स का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कोविड का, लेकिन माइल्ड केसेस में जरूरत नहीं है, मॉडरेट टू सीवियर। परंतु अब हर मरीज को यही हो रहा है कि मुझे ब्लैक फंगस हो गई, काला फंगस हो गया, किसी के मुंह में अगर छाला भी निकल रहा है तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करके दिखा रहा है छाले को, देखो जी ये तो ब्लैक फंगस। ऐसा नहीं। ब्लैक फंगस एक तो इतना कॉमन नहीं है जितना कि उसको आज से आप लोगों का एक डर बन गया है। ब्लैक फंगस और ऐसे छोटे मोटे स्टेरॉइड्स की डोज में नहीं होती है। ब्लैक हम्म। फंगस उसको होगा जिनको हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स देना पड़ रहा है, जैसे कि किसी को इंट्रावीनस स्टेरॉइड्स बहुत हाई डोज में देना पड़ रहा है क्योंकि ओरल लो डोज स्टेरॉइड काम नहीं कर रहे थे, या उसको स्टेरॉइड्स की वजह से शुगर बहुत हाई चली गई, वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो उनके अंदर वही जो फंगस है वो एग्रेवेट एक ऐसा रूप ले लेती है, इसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है जी। कि आपने और मैंने 4-6-10 दिन तक कोई स्टेरॉइड खाया तो उसकी वजह से आपको ब्लैक फंगस हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। लो डोज स्टेरॉइड से बिल्कुल ब्लैक फंगस का कहीं कोई खतरा नहीं है, प्रोवाइडेड योर ब्लड शुगर्स आर कंट्रोल, योर इम्यूनिटी इज एब्सोल्युटली गुड। आपने दो बातें कही कि तो पहले से हमारे एनवायरनमेंट में था, और दूसरा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिन पे दूसरी बीमारियां भी हैं, उन पर ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है। कैसे मालूम पड़ता है कि शरीर में ब्लैक फंगस प्रवेश कर चुका है? किस तरह के सिम्टम्स आते हैं? जो लोग कोविड से रिकवर कर चुके हैं वो अपने ऊपर मतलब कैसे ध्यान रखें? इसमें 2 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप ये है कि जिनका कोविड का ट्रीटमेंट इस समय चल रहा है, यानी वो स्टेरॉइड्स पे है, और फिर मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा हाई डोज स्टेरॉइड्स पे, लो डोज पे, ठीक है। हाई डोज स्टेरॉइड्स पे आप हैं, आपकी शुगर हाई है, सडनली आपको कोई एबनॉर्मल सिम्टम आता है, जैसे कि आंख में दर्द होने लग जाता है, आपको नाक के आसपास कोई फुंसियां बनने लग जाती हैं, ठीक है, आपकी आंखों की रोशनी में कुछ परिवर्तन आता है, आपकी आंख की पुतली के मूवमेंट में कुछ दिक्कत है, आपकी आंखें नीचे की तरफ झुक रही हैं, कुछ भी एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं, आंखें बहुत लाल हो चुकी हैं, ठीक है, तो आप इसकी तरफ अपने डॉक्टर से जाके चेकअप कराइए। चेकअप के बाद जी। वो आपको हो सकता है स्कैन बताएं कराने के लिए, वो स्कैन कराइए, उससे वो कंफर्म होगा। दूसरा सब टाइप ऑफ पीपल वो हैं जो लोग को इसको कोरोना को मात दे के घर आ चुके हैं, आराम से घर में लेटे हैं, टीवी देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पर एकदम से न्यूज देखी, मुकेश जी ने बताया म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस, अब उनके मन में डर हो गया कि मुझे तो ब्लैक फंगस होगी। फिर वो अपने डॉक्टर से कह रहे हैं मुझे 1 महीने पहले स्टेरॉइड दिया, तो मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगी? नहीं जी, हाँ। नहीं हो, क्योंकि आपको ठीक हो चुके हो, रिकवर हो चुके हो, स्टेरॉइड आपकी बॉडी से खत्म हो चुका है, अब नहीं होगी ब्लैक फंगस। जिस समय आपका ट्रीटमेंट चल रहा था उस समय स्टेरॉइड अगर हाई डोज दिया गया था, वही उस ब्लैक फंगस को होने की आपको उस समय संभावना थी, वो भी इतना कॉमन नहीं है जितना आप उससे डर रहे हैं। फिर देखिए, एक मैं आपके माध्यम से एक मैसेज और देना चाहता हूँ, आपके डॉक्टर अगर आपको स्टेरॉइड दे रहे हैं तो आप लीजिए, आप एक तो खुद मत लीजिए, और दूसरे डॉक्टर को अगर दे रहा है तो देने दीजिए, क्योंकि 1 साल के अंदर कोविड के ट्रीटमेंट के अंदर कोई चीज जो कारगर रही है वो स्टेरॉइड ही रहा है, ठीक, तो अगर अंशुल स्टेरॉइड की जी। आप है तो लीजिए। जी। अंशुल जी, ये जानना चाहते हैं कि कितने दिनों में असर कर सकता है अगर कोई कोविड से रिकवर हुआ तो? मैक्सिमम, क्योंकि दिमाग में हमेशा डर बना रहेगा कि मुझे हो तो नहीं जाएगा। एक इसकी क्या कोई टाइम लिमिट होती है? दूसरा, क्या जो लोग कोविड से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है एनवायरनमेंट में होता है खासतौर पर जो
कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है या यहाँ मिट्टी उड़ती है, उससे क्या थोड़ा दूर रहना चाहिए कोविड से जो लोग रिकवर कर चुके होते हैं? सर जो लोग कोविड से रिकवर कर चुके हैं अब स्टेरॉइड्स पे नहीं है, उनकी डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड है, तो उनको अब ये नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप कंट्रोल कोविड से तो लड़ के आ गए, आपने रिपोर्ट नेगेटिव कर ली अपनी, पर आपकी शुगर चल रही है 400 और 500 और 300, या किसी कारणवश आप किसी भी इम्यूनिटी को दबाने की दवाई पे हैं, तो आप कोविड को छोड़ दीजिए, आपको वो वैसे भी होगा। जब कोविड नहीं था तब भी ये बीमारी हुआ करती थी, तब भी हम देखते थे इसको। तो अगर आप कोविड से ठीक होके आ गए हैं और आपका 15 दिन 10 दिन निकल गए हैं, आप इसी स्टेरॉइड्स पे नहीं है, आपकी शुगर नॉर्मल है, तो सर आपको ये नहीं होगा। जी। सावधानियां क्या इसमें रखनी चाहिए खुद से? सबसे पहले तो मास्क, वो जो मास्क पहले दिन से ही बताया जा रहा है ना कोविड के लिए, वो आज भी कारगर है, और वो ब्लैक फंगस से बचने में भी कारगर है। ब्लैक फंगस कहाँ से घुसती है? आपके मुंह और नाक के जरिए। तो अगर आप मास्क पहन के बाहर निकलते हैं घर से, तो आप उससे भी बचते हैं। दूसरा, अपने लेवल पर कोई भी स्टेरॉइड्स ना खाएं। बहुत सारे लोग स्टेरॉइड्स खरीद खरीद के खुद खा रहे हैं, और वो गलत डोजेस में खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्लैक फंगस होने का खतरा है। तीसरा, डायबिटीज। आप अपनी शुगर को नियंत्रण में रखें, आप उसके लिए चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे उसके लिए दवाई खाएं, आप जो मर्जी करें, पर वो नियंत्रण में रहनी चाहिए। बेसिक फंडा वही है घूम फिर के, बॉडी की इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो कुछ भी हो सकता है, आपको म्यूकोरमाइकोसिस नहीं, कुछ और भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आज ही मेरे एक मरीज को नाक पे नीचे निशान ऐसे ही कुछ निकला, तो मैंने वो म्यूकोरमाइकोसिस से डर रहा था, पर जब मैंने उसकी फोटो देखी तो उसको हर्पीज हो गया था। हर्पीज भी एक ऐसी स्टेट है जो जिसके अंदर आपकी इम्यूनिटी कम होने से ये होती है। तो प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, शुगर कंट्रोल है, तो कोई फंगस आपको कुछ नहीं कर पाएगा। एक दवाइयों को लेकर बड़ी किल्लत की खबरें भी सामने आती है ब्लैक फंगस, क्योंकि अचानक बीमारी आई और ब्लैक मार्केटिंग भी आप समझते हैं कि बड़ी जल्दी हो जाती है। कोविड के केस में तो खैर हर चीज ही देखी गई है। तो ऐसे में पैनिक ना हो, लोग क्या करें इसके लिए? क्या कोई घरेलू नुस्खा भी होता है कि घर के अंदर भी आप लोग केयर कर सकते हैं अपनी? सर मैक्सिमम लोगों को तो होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट मिल रहा है और सभी लोग उसमें ठीक हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि दवाइयों की किल्लत से एक पैनिक स्टेट बन जाता है। आज की डेट में मैं अपने जितने मित्रों, परिवार, फैमिली वालों को जानता हूँ, सबके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार है। तो पिछले 1 महीने में लोगों ने कर करा के जुगाड़ रख लिया सब कुछ, लेकिन इस चीज से जिन लोगों को चाहिए था उनको नहीं मिला, तो किल्लत है। तो अब क्या हो रहा है, एम्फोटेरिसिन बी जो इस काले फंगस की दवाई है ब्लैक फंगस की, उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई, जबकि इतने लोगों को वो है नहीं, जितने वो मार्केट में नहीं मिल रहा है। आप अपने घर के अंदर नॉर्मल रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ब्लैक फंगस के लिए एक दो मैं आपको टिप्स दे देता हूँ। अगर आप स्टेरॉइड्स पर हैं तो एक हाइपरटोनिक सलाइन आता है 3% मार्केट में, जिसको कहते हैं नमक का पानी, मार्केट में मिलता है। उससे आप अपनी नाक को क्लीन भी कर सकते हैं, डेली सुबह शाम नाक में डाल सकते हैं, तो उससे वो ब्लैक फंगस की एक प्रिवेंटिव मेथड है। दूसरा, गर्म पानी से भाप करना, बीटाडीन से गार्गल्स करना भी प्रिवेंशन में आपकी हेल्प करता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया पंजाब केसरी ग्रुप को, क्योंकि आपने ही जब कोविड की लहर देश में आनी शुरू हुई थी तब सबसे पहले पूरे देश को जागरूक किया था कि कैसे इससे बचें, कैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करें, कैसे छींकें, कैसे खांसें, और फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं उनका कैसे ख्याल रखें। तमाम सवालों के जवाब का आपके लिए आपसे बातचीत की, आपने समय दिया। पंजाब केसरी ग्रुप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।